केदारनाथ उपचुनाव में जीत हार का विश्लेषण और उससे जुड़े तमाम कारणों सहित आने वाले राजनीतिक हलचल को समेटे हम हाजिर हैं अपना साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता लेकर। आज के अनकट हफ्ते में बात केदारनाथ चुनाव नतीजों से लेकर उत्तराखंड के उन भूमाफियाओं की भी होगी जो उत्तराखंड की जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद कर उसका मनमाफिक उपयोग कर रहे हैं। बात बेरोजगारों के उस महासंग्राम की भी होगी जिसने सरकारी आंकड़ों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। साथ ही बात उस अहम मुद्दे पर भी होगी कि किस तरह आम जनता से हो रही भूल का फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। अंत में सरकार द्वारा जनता से टैक्स के रूप में वसूली मोटी रकम का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है उसका भी एक नमूना हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबरों के साथ। एक माह तक चले केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार और वार पलटवार के बीच आखिरकार केदारनाथ की जनता का जनादेश आ गया। केदारनाथ की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। इस चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया कि केदारनाथ की जनता अब भी भाजपा के साथ है। भाजपा ने इस चुनाव में कांग्रेस को 5000 से ज्यादा मतों के अंतर से मात दी है और अपने कब्जे में सीट रखने में कामयाब हुई है। कांग्रेस की इस हार के साथ ही अब उनके प्रत्याशी रहे मनोज रावत के सियासी भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज करने में नाकामयाब हुई। क्या मनोज रावत को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस से गलती हो गई? इसके विपरीत भाजपा का दाव यहां पर सफल साबित हुआ। भाजपा ने इस बार पार्टी परिपाटी से हटकर अपने कैडर पर भरोसा जताया, जिसका नतीजा जीत के रूप में उनके सामने है। लेकिन कांग्रेस की हार उसके लिए कई सबक लेकर आई है। पार्टी में जिस तरह पहले टिकट को लेकर खींचतान हुई, उससे भी कांग्रेस में आपसी मतभेद शुरू से होते दिखाई दिए थे। हालांकि कांग्रेस के सभी नेता चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते दिखाई दिए, लेकिन अंदर खाने किसने कितना काम किया उस पर सवाल ये चुनाव नतीजे उठा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नेता गणेश गोदयाल रहे जो मुखर होकर इस पूरी विधानसभा का भ्रमण करते रहे। लेकिन इन नतीजों से यह प्रतीत होता है कि पार्टी के अन्य नेताओं का उनको इतना साथ मिला नहीं जिससे वो इस चुनाव में जीत दर्ज कर पाते। अब पार्टी में उनके विरोधी एक बार फिर से सवाल खड़े करेंगे। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में अगर कांग्रेस के लिए कोई सबसे ज्यादा सक्रिय नेता दिखाई दिया तो वह गणेश गोदयाल ही थे। बावजूद इसके ये हार गणेश गोदयाल के कद को भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूरे चुनाव की कमान उनके ही हाथों में दिखाई दे रही थी। कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण मनोज रावत की व्यक्तिगत छवि भी थी। लोग कहते रहे कि वो काफी मूडी हैं। इसके विपरीत आशा नौटियाल भले ही पूर्व में विधायक रही हो, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के अंदर उनकी छवि साफ सुथरे नेता के तौर पर रही। भाजपा से भले लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन आशा नौटियाल से लोगों को ऐसी कोई नाराजगी ग्राउंड पर थी नहीं। जबकि मनोज रावत व्यक्तिगत छवि के मामले में आशा नौटियाल से काफी पीछे दिखाई दिए। भाजपा की इस जीत का एक श्रेय सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जाएगा। जिस तरह कांग्रेस से गणेश गोदयाल ज्यादातर फ्रंटों पर अकेले भाजपा से लड़ते दिखाई दिए, उसी तरह से भाजपा से भी एक तरह से सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही मैदान में विरोधियों का जवाब देते दिखाई दिए। विपक्ष के हर सवालों का जवाब पुष्कर सिंह धामी अकेले ही दे रहे थे। इसलिए कई मायनों में ये जीत बीजेपी की जीत न होकर सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी की जीत भी मानी जाएगी। ताबड़तोड़ घोषणाएं या फिर जनसभाएं, एक तरह से भाजपा से मोर्चा सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ने ही संभाला हुआ था। इसलिए इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा उन्हीं को ही जाएगा। चुनाव नतीजों से यह भी साफ हो गया कि पहाड़ की महिलाओं ने एक बार फिर बीजेपी का साथ दिया है। महिला प्रत्याशी होना भी उनके पक्ष में गया। जिस तरह से महिलाओं का वोट पुरुषों की अपेक्षा 3000 अधिक रहा, चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि महिलाओं ने भाजपा की तरफ ज्यादा रुख किया। कुल मिलाकर महिलाएं बीजेपी की तारणहार न केवल उत्तराखंड में बल्कि यूपी और महाराष्ट्र में भी साबित हुई हैं। लेकिन इस चुनाव में केदारनाथ की जनता को एक नया चेहरा मिल गया, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान के रूप में, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी को बराबर की टक्कर देते दिखाई दिए।
मतगणना के दौरान कई बार तो वो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिखाई दी। राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए त्रिभुवन चौहान पहली बार में ही 10,000 के करीब मत ले जाने में सफल हुए। चुनाव के समय तक कई लोग त्रिभुवन चौहान को वोट कटवा या फिर किसी पार्टी का डैमेज वाला प्रत्याशी बता रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया कि त्रिभुवन की केदारनाथ की जनता के बीच जबरदस्त उपस्थिति थी। वो न केवल एक दमदार प्रत्याशी साबित हुए, बल्कि आने वाले समय में दोनों राष्ट्रीय दलों को केदारनाथ विधानसभा के अंदर कड़ी टक्कर देते दिखाई दे सकते हैं। इस चुनाव के नतीजे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों की एक छोटी सी झलक भर है। नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को अब अपना राजनीति करने का अंदाज बदलना होगा, क्योंकि अब एक मजबूत विकल्प के रूप में बेरोजगार संघ आगे आ रहा है। केदारनाथ विधानसभा में जिस तरह बॉबी पवार, बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह और उनसे जुड़े कई अन्य युवाओं ने त्रिभुवन चौहान का प्रचार प्रसार किया, वो संदेश देता है कि बॉबी और सुरेश दोनों ने डेरा अगर 1 महीने पहले डाल दिया होता तो नतीजे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों को चौंका सकते थे। कुल जमा 8 बॉबी एंड टीम बेरोजगार ने बता दिया कि वो एक बार के लोकसभा चुनाव लड़कर सिर्फ तुक्के में ही इतने वोट नहीं ले आए थे, बल्कि अब धीरे धीरे कर पूरे प्रदेश में धमक सुनाई देने लगी है। खैर, नतीजा ये रहा कि त्रिभुवन लोगों की उम्मीदों से भी ज्यादा मत पाने में कामयाब हुए। कुल मिलाकर युवाओं का साथ त्रिभुवन को बड़ी संख्या में मिला, जबकि बॉबी और सुरेश के आने से महिलाओं का वोट भी बीजेपी से थोड़ा बहुत खिसक कर त्रिभुवन के खाते में गया। बेरोजगार संघ ने टिहरी चुनाव के बाद केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरह से अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया, उससे उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। और अब 2027 के विधानसभा चुनावों में बेरोजगार संघ कई सीटों पर ताल ठोकता दिखाई दे सकता है, जो किसी भी पार्टी का समीकरण खराब करने के लिए काफी है। इन चुनाव नतीजों ने बॉबी पवार की स्वीकार्यता पर भी मोहर लगाई है। जो लोग उनको सिर्फ कुछ जगहों पर ही प्रभावी समझ रहे थे, उनके लिए ये नतीजे काफी कुछ बयान कर रहे हैं, क्योंकि कई जानकार भी मान रहे हैं कि अगर त्रिभुवन चौहान के समर्थन में बॉबी पवार नहीं जाते तो शायद उनको पड़ने वाला वोट बेहद कम हो सकता था। बॉबी के जाने से यूथ का एक बड़ा वर्ग त्रिभुवन के साथ जुड़ा, जो नतीजों में दिखाई भी दिया। इस चुनाव नतीजों से यह भी साफ हो गया कि बेरोजगार संघ जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, उसका असर पूरे उत्तराखंड प्रदेश में देखा जा रहा है। और यह एक संकेत भी है राष्ट्रीय दलों के लिए कि अगर युवाओं को इसी तरह अनदेखा किया जाता रहा तो वो खुद सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेंगे। मतलब बेरोजगारी के मुद्दे की काट ढूंढे बिना भाजपा या कांग्रेस किसी की राह आसान होने वाली नहीं है। वैसे केदारनाथ उपचुनाव पर हम और भी विस्तृत विश्लेषण करेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में, जिनमें कांग्रेस की हार के मायने, भाजपा की जीत से मुख्यमंत्री को कितनी राहत और बेरोजगार संघ की धमक प्रदेश में कितनी। पर उसके लिए थोड़ा इंतजार। फिलहाल वापस उस मुद्दे पर जिसने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया और भाजपा के माथे पर चिंता की नई लकीरें उत्पन्न कर दी, यानी प्रदेश में बेरोजगारी। बेरोजगारी पर तमाम दावे किए जाते हैं। इस मुद्दे पर हर प्रदेश में चुनाव लड़े जाते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन बेरोजगारी जस की तस बनी रहती है। एक अदद नौकरी पाने की चाह में सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए युवाओं को लाठियां खानी पड़ती हैं। सवाल यह उठता है कि अगर यह मुद्दा इतना गंभीर इस देश में बनता जा रहा है तो फिर सरकारें इस मुद्दे पर कुछ करती क्यों नहीं, या सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। आखिर क्यों सरकारें इस मुद्दे को लेकर कभी चिंतित दिखाई देती नहीं? पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे। आपने ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी देख लिया होगा, पर इसके पीछे की हकीकत से आप शायद अब तक रूबरू नहीं हो पाए होंगे। कहाँ से आए आप? देखा आपने, इतनी बड़ी संख्या में ये युवा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी और छोटे से शहर में इकट्ठा हुए हैं।
हजारों की संख्या में आए ये नौजवान प्रादेशिक सेना भर्ती में महज 133 पोस्टों के लिए इकट्ठा हुए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि सारे सरकारी इंतजाम धरे के धरे रह गए। जगह जगह अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया, भगदड़ मच गई। पर ऐसा आखिर हुआ क्यों? दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में हजारों युवा पहुंचे थे। बेरोजगारी का आलम यह है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए हो रही भर्ती में स्नातक और कई बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुके युवा भी हिस्सा लेने आए थे। ये हजारों की भीड़ सरकार के रोजगार देने के दावों को भी मुंह चढ़ाती हुई दिखाई देती है। वैसे उत्तराखंड में क्या कम बेरोजगारी है जो इस भर्ती में यूपी से भी 20,000 से ज्यादा युवा पहुंच गए, वो भी सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर भर्ती होने के लिए। हजारों की भीड़ जिनके लिए होटल और रेस्टोरेंट का खाना भी कम पड़ गया। जब स्थानीय लोगों ने युवाओं को भूखे प्यासे भटकते देखा तो किसी ने ठंड से कपकपाते युवाओं को सुलाने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, तो किसी ने लंगर लगाकर हजारों युवाओं को भोजन कराया। कई पूर्व सैनिकों ने अपने घरों में बिस्तर लगाकर, किसी ने दुकान में शटर के बरामदे के नीचे उनको जगह देकर। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हर तरह से मदद करने की कोशिश की। सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की नौबत आई ही क्यों? देश में बेरोजगारी किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए हो रही भर्ती में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले युवा पहुंच गए। इनमें कई युवा ऐसे भी हैं जो कई बार सेना में भर्ती में शामिल हो चुके हैं। वैसे इस भीड़ को देखकर तो तमाम सरकारों के रोजगार मुहैया कराने के आंकड़े झूठे और बेबुनियाद लगते हैं। फिर वो क्या कांग्रेस और क्या भाजपा? अगर सरकार हर साल कुछ हजार युवाओं को भी रोजगार दे पाती तो शायद इस रैली में इतनी भीड़ होती नहीं। भर्ती को लेकर एक युवा बताते हैं, मैंने बीए किया है, बेरोजगारी है तो मजबूरी में प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए आना पड़ा। गांव से अन्य साथी भी आए हैं जो अधिकतर ग्रेजुएट हैं। तो कोई युवा कहता है कि जीडी भर्ती के लिए आया हूं, इंटरमीडिएट योग्यता मांगी गई है, बीएससी किया है, 18 बार अब तक सेना भर्तियों में शामिल हो चुका हूं, एथलीट हूं, संघर्ष जारी है। लेकिन इनके संघर्षों से सरकारों का कोई लेना देना नहीं। सोचिए, पढ़े लिखे युवा भी एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या टीवी विज्ञापनों और कैमरों के सामने खड़े होकर रोजगार देने के दावे करने वाले राजनीतिक दल इन युवाओं का सामने वो सब दोहराने की हिम्मत जुटा सकते हैं? अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोजगार मिला है तो ये भीड़ किस बात के लिए इकट्ठा हुई है? कुछ 100 पदों के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा होना हमारी सरकारों की नाकामी को भी दर्शाता है। जिस देश के पढ़े लिखे युवा एक छोटी सी नौकरी के लिए इतना संघर्ष करने को मजबूर हो, उस देश का भविष्य कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं। इस भर्ती में मची अफरा तफरी में एक चूक यहां सेना द्वारा भी हो गई। आखिर कैसे उन्होंने इतने छोटे से शहर जिसकी वहन क्षमता बहुत कम है वहां ऐसी भर्ती का आयोजन करवा दिया? क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां इतनी भीड़ उमड़ सकती है? नतीजतन यूपी से 20,000 से अधिक युवा भर्ती में शामिल होने पहुंचे तो हालात बिगड़ गए। भीड़ इतनी कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन को उनके लिए वाहनों और रहने खाने की व्यवस्था करने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अव्यवस्थाओं का अंबार सा लग गया। शहरवासियों को भी जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो वो अलग। भर्ती स्थल पर भी भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई और भीड़ नियंत्रित करने के लिए सेना को युवाओं पर लाठियां फटकारनी पड़ी। मतलब कहां तो आए थे नौकरी पाने और मिल गई लाठियां। सोचिए, इतनी कम पोस्ट के लिए इतनी मारामारी है तो पूरे देश में बेरोजगारी का आलम होगा क्या? ऊपर से भीड़ इतनी कि सरकार के इंतजामों की पोल खुल गई। हजारों ऐसे युवा भी रहे जो बसों में धक्के खाकर, खिड़कियों से बसों में बैठकर बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे थे। वो युवा अव्यवस्थाओं के चलते भर्ती की लाइन में ही खड़े नहीं हो पाए और बिना कोई कोशिश किए ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। इस अवस्था का असल जिम्मेदार भले कोई सेना को माने या प्रशासन को, लेकिन असली दोषी सिर्फ हमारी सरकारें हैं जो इन युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी सरकारें इस पर गंभीर क्यों नहीं हैं? चुनावों में इस मुद्दे को खूब उठाया जाता है तो फिर कुछ बदलता क्यों नहीं?
चुनाव आए तो बड़ा मुद्दा और चुनाव निपटते ही ठन ठन गोपाल, क्योंकि सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की हो इस मुद्दे पर उतना फोकस कर ही नहीं पाती। इस सब के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ दोषी हम लोग खुद भी हैं। क्या चुनावों के समय कोई भी वोटर अपने प्रतिनिधियों से यह सवाल करता है कि उनके इस अहम मुद्दे पर उनके लिए क्या किया गया? क्या कोई सत्ताधारी दल से पूछने की हिम्मत कर पाता है कि उनके रोजगार के लिए क्या काम किए गए, कितने रोजगार मिले? क्या कोई विपक्ष के नेताओं से पूछता है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो उनके रोजगार के लिए क्या काम करेंगे? जवाब है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस देश का वोटर अपने नेताओं से इस तरह के सवाल क्यों नहीं कर पाता? तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा कारण राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद और पार्टी से जुड़ाव के आधार पर अधिकतर आम जनता वोट करती है। इसलिए असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक दल जानते हैं जब तक इस आधार पर उनको वोट मिलते रहेंगे तब तक असल मुद्दों पर कोई ध्यान देगा नहीं। सोचिए, अगर लोग अपने प्रतिनिधि से जनता के लिए किए गए कामों की लिस्ट जिस दिन मांगने लग जाएंगे, उस दिन इस देश के राजनेताओं की मजबूरी हो जाएगी बेरोजगार जैसे मुद्दे को गंभीरता से लेने की। लेकिन अफसोस, मुद्दों की राजनीति पर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद की राजनीति हावी है और इसलिए हमारे नेता असल मुद्दों पर काम करने के बजाय जिन मुद्दों पर वोट पड़ता है उनकी तरफ अपना ज्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ युवा इस देश में ऐसे उभरे हैं जो इस मुद्दे को उठाकर जनता में अपना एक मुकाम बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें से कई नेता राजनीतिक दलों का हिस्सा बन गए और इस मुद्दे से भटक गए, जबकि कुछ इन्हीं दलों के लिए एक टूल का काम करते रह गए। ऐसे में जब इस देश का वोटर जाति, धर्म, क्षेत्र और मजहब के आधार पर वोट करेगा तो बेरोजगारी जैसे सवालों के जवाब कैसे अपने नेताओं से मांग सकेगा, क्योंकि आपने तो वोट ही उस मुद्दे पर नहीं दिया। इस देश का युवा जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, वो भी चुनाव के समय नेताओं की चाल में फंसकर उनके सेट किए नैरेटिव के आधार पर ही वोट करता है। इसलिए ही नेता उनकी सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढने का कोई प्रयास करते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो माहौल सेट करेंगे उसी के आधार पर उनको वोट पड़ेगा। जो दल इसमें सबसे आगे रहता है वो चुनाव जीत जाता है और असल मुद्दे वहीं के वहीं पर धरे रह जाते हैं। सरकारें युवाओं के मुद्दे पर तो ध्यान नहीं देती, लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार खूब पैसा खर्च करती हैं उनके हाल भी कुछ ठीक नहीं है। हरि के द्वार, हरिद्वार में गंगा बीमार है और सिस्टम लाचार। इसी लाचारी के कारण यहां गंगा जल शुद्धता बी श्रेणी की है, यानी गंगा जल पीने योग्य नहीं है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि गंगा जल की मासिक गुणवत्ता मापने वाले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यह हाल तब है जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन गंगा के हाल सुधरने के बजाय और खराब हो रहे हैं। और तो छोड़िए, कुंभ और कांवड़ में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद विभाग योजनाओं की अनदेखी कर देता है। धर्मनगरी में प्रत्येक कांवड़ मेला और कुंभ में करोड़ों रुपए योजनाओं के नाम पर खर्च किए जाते हैं। विभाग योजनाओं के तहत कार्य कराते हैं, बाद में अनदेखी के चलते योजनाओं को पलीता लगा दिया जाता है। यही हाल है हरिद्वार का। कांवड़ पटरी और उत्तरी हरिद्वार में बने यात्रियों के लिए बैठने के लिए लगी सारी बेंच टूटी पड़ी हैं। वहीं ऋषिकुल चौक से लेकर ज्वालापुर तक लगा सोलर लाइट चोरों ने उखाड़ लिया। हालत यह है कि जिस पोल पर सोलर पैनल टंगा है वहां से लाइट और बैटरी गायब है। जहां पर लाइट है वहां पर सोलर पैनल तक नहीं है। कांवड़ पटरी पर पथ प्रकाश व्यवस्था के तहत शासन स्तर से करीब 1 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस धनराशि से कांवड़ पटरी पर सोलर पैनल से युक्त लाइट लगाई गई थी। लाइट लगने के बाद कांवड़ मेला संपन्न हुआ और इसके बाद से ही लाइट, पैनल और इसके पोल में लगी बैटरी चोरों ने उखाड़ ली। नगर निगम ने कई बार कांवड़ पटरी से अतिक्रमण हटाया, लेकिन सोलर पैनल और लगाई गई लाइट की सुध नहीं ली। वर्तमान में हालात ये हैं कि पूरी कांवड़ पटरी अंधेरे में डूबी रहती है। यह हाल तब है जब इन पर लाखों करोड़ रुपए सरकार जनता से टैक्स लेकर लगाती है। मतलब न केवल गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि सरकारी सिस्टम भी सड़गल रहा है। खैर, इस मुद्दे का किसी भी आम जनता या राजनीतिक दल पर कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जब बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर गंभीरता नहीं है तो गंगा और पर्यावरण की चिंता तो दूर की बात है।
गंगा तो भाजपा के चुनावी घोषणा में भी शामिल है, लेकिन आम जनता का करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसमें कोई खास काम हुआ नहीं। जबकि पर्यावरण तो ऐसा मुद्दा है जो देश के सभी वर्गों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है, लेकिन किसी भी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं कि आम जनता इन मुद्दों पर गंभीर है नहीं, इसलिए वो भी इन मुद्दों पर ध्यान देना उचित समझती नहीं। मुद्दों की बात चल ही रही है तो एक और मुद्दा है जिसका उत्तराखंड की राजनीति में खासा असर देखने को मिल रहा है, और वो है भू कानून। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बढ़ रहे दबाव का ही नतीजा है कि अब इस मामले में सख्ती शुरू हो गई है। देवभूमि में भूमि खरीदने वालों के काले कारनामे लगातार खुल रहे हैं। कुमाऊं में ही अब तक की जांच में 134 मामले सामने आ चुके हैं, जिन्होंने जमीन तो खेती बाड़ी के लिए खरीदी मगर उसमें मनमर्जी की फसल उगाने लग गए। यानी कि किसी ने होटल बनाया, किसी ने रिजॉर्ट बनाया, तो किसी ने शानदार फार्म हाउस के नाम पर ऐशगा बनाई। अब प्रशासन मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों के प्रभावशाली लोगों की ओर से जमीन में की गई मनमानी की फसल को रौंदने में जुट गया। जमीन की लूट में शामिल लोगों में अब खलबली मची है। उत्तराखंड के कुमाऊं में सबसे अधिक 64 मामले नैनीताल जिले में हैं, और इसके बाद अल्मोड़ा में 23 लोगों का जमीन का उपयोग बदलने का मामला सामने आया है। राज्य बनने के बाद ही नैनीताल जिले में जमीन की लूट का बड़ा खेल शुरू हो गया था। वर्ष 2003 के बाद से विशेष अनुमतियों से 254 बाहरी लोगों ने व्यावसायिक और कृषि प्रयोजन से जमीन खरीदी। इनमें से 64 मामलों में जांच के बाद उल्लंघन की पुष्टि हुई। इस लूट में नौकरशाह से लेकर भूमाफिया भी शामिल रहे। जमीन खरीदने वाले बेहद प्रभावशाली लोग हैं। मुंबई के पूंजीपति भरत विसंजी की 108 नाली भूमि सरकार में निहित कर ली गई है। 261 नाली भूमि पर कार्रवाई चल रही है। बागेश्वर के कपकोट गांव में सिने स्टार मनोज वाजपेयी की 15 नाली भूमि भी भू कानून उल्लंघन के दायरे में आई है। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में चल रहा है। यहां तक कि गरीबों से उनकी बेशकीमती जमीनों को सस्ते में लेकर भी देवभूमि में जमीन की लूट का खेल खूब फल फूल रहा है। चंपावत में भी एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग भूमि खरीद ली गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई है। दरअसल यहां पर पूर्णागिरि धाम है, अन्य पर्यटन स्थल भी हैं। ऐसे में भी इस शांत क्षेत्र में मनमाने तरीके से खरीद का खेल चलता रहा और तब सरकार सोती रही। कुल मिलाकर कृषि, बागवानी के अलावा इको टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती, हेल्थ रिजॉर्ट्स, योग साधना आदि के नाम पर सैकड़ों नाली जमीन क्रय की गई। जमीनें बीते 2 दशकों से खरीदी जा रही थीं। जिन उद्देश्यों के लिए भूमि क्रय की गई, जांच में वैसा कुछ भी नहीं मिल पाया। अभी तो ये भी सिर्फ कुछ जगह की तस्वीर मात्र है। अगर इस पर गंभीरता से सरकार पूरे प्रदेश का लेखा जोखा निकाले तो ये बात सामने आएगी कि इस प्रदेश की आधी से अधिक जमीन तो ऐसे ही लोगों के हाथ में है, और यहाँ के मूल निवासियों को बड़े बड़े लोग कुछ पैसों का लालच देकर जमीन हड़प ले जाते हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता अब इस मुद्दे पर मुखर होकर सरकार से कड़ा कानून बनाने की मांग कर रही है। बहरहाल भाजपा एक बार फिर जीत की पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर और घमासान हो सकता है। गणेश गोंदियाल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी इस हार से डेंट लगा है। देखना बस ये होगा कि इस हार जीत के बाद बीजेपी कांग्रेस के अंदर की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि बॉबी पवार एक बार फिर इस प्रदेश की राजनीति में बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। 2027 में उनकी रणनीति पर अब सबकी निगाहें रहेंगी, और साथ ही त्रिभुवन पर भी, जिसने तमाम पत्रकारों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है इस प्रदेश की जरूरत को पूरा करने वाले युवाओं के लिए, जो बेरोजगार है और लाचार है सिस्टम से। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।